नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। स्क्रीन पर ले आइए हेमंत जी को फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। जबरिया रिटायर्ड आईएएस, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस के बाद जबरिया रिटायर्ड उपराष्ट्रपति। अब तक जितने तथ्य आए हैं वो सभी तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया है जबरन। यहां तक कि पॉमेरियन मीडिया भी जो दिन भर खबरें दिखा रही है कि धनखड़ के खिलाफ राजनाथ सिंह के दफ्तर में साइन हो गए थे, दस्तखत हो गए थे, अविश्वास प्रस्ताव अगले दिन आना था। ये सीधा इशारा है कि धनखड़ साहब से इस्तीफा ले लिया गया जबरन। लेकिन इस इस्तीफे से कुछ काम राहुल गांधी का बन गया। कांग्रेस पार्टी में जो स्लीपर सेल की हम लोग बात करते हैं, कई ऐसे स्लीपर सेल जो राहुल गांधी की नजर में नहीं थे, कुछ की तो राहुल गांधी तारीफ कर रहे थे भाई, वो सब भी एक्सपोज हो गए। और अगर नहीं हुए हैं राहुल गांधी की सहमति से, उन्होंने जो कुछ बोला है, जो कुछ भी बोला वो राहुल गांधी की सहमति से है, तो फिर राहुल गांधी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों को तो कम से कम देश का गंभीर दर्शक या गंभीर नागरिक बहुत गंभीरता से लेता है। गंभीर नागरिक गंभीरता से लेता है। दरअसल मोदी का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के भीतर लड़ाई हो गई है। आप सोचिए, मोदी का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के भीतर लड़ाई, और जगदीप धनखड़ इस्तीफा नहीं देते तो मोदी को समर्थन करने की नौबत नहीं आती। मोदी को समर्थन करने की नौबत नहीं आती तो कांग्रेस में झगड़ा नहीं होता, और कांग्रेस में झगड़ा नहीं होता तो कांग्रेस के जो स्लीपर सेल हैं ये एक्सपोज नहीं होते। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें, इसका श्रेय धनखड़ को दे दें, आज तक तो उनको श्रेय क्रेडिट कुछ अच्छा वाला मिला नहीं है, लेकिन अगर ये दें तो धनखड़ ने ही कांग्रेस के भीतर बैठे तमाम स्लीपर सेल्स को एक्सपोज किया है। अब सवाल है कि राहुल गांधी क्या अपना प्रत्याशी लाएंगे? थोड़ा सा आपको पहले जैसा लग रहा होगा, आप साफ कर दें। सीधा एक चिट्ठी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष की। वो चिट्ठी स्क्रीन पर ले आइए, वो चिट्ठी हम पढ़ के सुनाते हैं और उसके बाद उनकी जुबानी सुनवाएंगे आपको, उनके मुखार बिंदु से, तो और चीजें साफ हो जाएंगी। ये चिट्ठी देखिए, प्ले कर दीजिए, चला दीजिए ऊपर, इसको करते जाइए। दीपक बैज हैं, पूर्व सांसद हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने लिखा क्या? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, विषय रिक्त हुए उपराष्ट्रपति के पद हेतु छत्तीसगढ़ को वरीयता प्रदान करते हुए नियुक्त करने बाबत। अब सवाल ये मैं पहले कर दे रहा हूं कि राहुल गांधी से पूछ के चिट्ठी लिखी है या अपने आप फ्री फॉर ऑल है, जो मन करे वो कर देगा? तो फिर पार्टी के बजाय जाओ कहीं और बैठो भाई आप लोग। पार्टी तो अनुशासन से चलती है। मोदी जी को लिखते हैं, आदरणीय महोदय, आपके कुशल क्षेम की कामनाओं के साथ यह पत्र आपकी ओर प्रेषित है। जैसा कि आम चुनाव वर्ष 2000 से अब तक छत्तीसगढ़ ने 11 लोकसभा क्षेत्रों में से औसतन 10 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी को संसद सदस्य के रूप में देने का काम किया है। सन 2014 में केंद्र में आपकी सरकार जब बनी, उस वक्त छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा में से भाजपा ने 10 सीटें जीती। इसी प्रकार 2019 में 9 सीटें और 24 के आम चुनाव में 10 सीटें भाजपा को जिताकर सांसद के रूप में प्रदेश की जनता ने भेजा है। किंतु हम सभी के लिए पीड़ा का विषय है कि तीनों कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को केवल राज्य मंत्री का प्रतिनिधित्व मिला। वर्तमान में छत्तीसगढ़ भाजपा में कई ऐसे नेता मौजूद हैं जो देश के उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने में सक्षम हैं, जिसमें से पूर्व राज्यपाल माननीय श्री रमेश बैस जैसे महत्वपूर्ण नेता शामिल हैं, जो कि 7 बार के सांसद और झारखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके हैं। वर्तमान छत्तीसगढ़ में भाजपा के 10 सांसदों को कोई महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। वहीं वरीयता के आधार पर मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से उपराष्ट्रपति पद हेतु छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ के किसी नेता को अवसर देने का निवेदन करता हूं। सादर अभिवादन सहित आपका दीपक बैज, अध्यक्ष।
अब पहले ये तय करना होगा मैं नीचे से चलूं कि ये आपका मतलब मोदी के दीपक बैज है, राहुल के दीपक बैज है, पहले तो यही तय करना चाहिए। ये यहाँ पर भवदीय भी, यहाँ पर तमाम अगर चिट्ठी भी लिखते हैं तो हम लोग भी चिट्ठी लिखते हैं, शुभेच्छु लिख सकते थे, भवदीय लिख सकते थे। आपका दीपक बैज, अब आपका दीपक बैज कांग्रेस में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है आपका दीपक बैज कांग्रेस में भाई हेमंत जी? ये जरा दीपक बैज को सुनवा भी दीजिए, परम प्रतापी नेता है ये सब, सुनवा दीजिए, कांग्रेस को ये जिताएंगे। गर्व से बता रहे हैं कि भाजपा को ही कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने मौका दिया है सन 2000 से, इतने गर्व से, शर्म मिल हो तो चुल्लू भर पानी ढूंढे ये। चलिए प्ले करिए। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं, और साथ ही कि छत्तीसगढ़ को उसके मुकाबले सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद के अलावा कुछ नहीं मिला है। साथ ही वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को भी सौंपने का काम कर रही है अपने निजी चहेते उद्योगपतियों। तो इस तरह से हमारे पास छत्तीसगढ़ में जैसे देखें कि माननीय रमेश बैस जी 7 बार के सांसद, 3 राज्य के राज्यपाल, और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसके साथ माननीय ननकीराम कंवर जी, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, इस तरह से कई वरिष्ठ नाम ऐसे हैं जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने मांग किया है कि छत्तीसगढ़ का एक प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी को एक भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में देना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। चलिए, ये सब सुन करके हो सकता है कुछ कांग्रेस समर्थक लोग मुझसे नाराज भी हो जाएं, हेमंत जी से नाराज हो जाएं, लेकिन मैं बड़ा शुभचिंतक हूं उनका। मैं बता दूं कि अगर ये सच्चाई आप लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग भी गुनहगार होंगे। इस संविधान और लोकतंत्र के पर जो खतरा है ना, इसके समाप्ति के गुनहगार आप लोग भी होंगे। ये सिर्फ अकेले नहीं है दीपक बैज, अब इनसे बड़ा वाला नाम हम ला रहे हैं। जरा एक खबर दिखाइए। राहुल इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। बंडारू दत्तात्रेय को बीजेपी बनाए उपराष्ट्रपति, रेवंत बोले कांग्रेस भी करेगी समर्थन। चलिए नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति अगर तेलंगाना के बंडारू दत्तात्रेय बनते तो एनडीए का 100 खून माफ, सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा दाम। नेक्स्ट। बीजेपी के सीनियर नेता को बनाए उपराष्ट्रपति, ओबीसी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेड्डी ने की मांग। अब चंद्रबाबू नायडू के प्रिय शिष्य रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि 100 खून भाजपा को माफ कर देंगे अगर बंडारू दत्तात्रेय को बना दिया जाए उपराष्ट्रपति। सब यही तय कर लेंगे तो फिर धनखड़ साहब को घर बिठा दीजिए, राहुल गांधी को उनके घर में बिठा दीजिए, रेवंत रेड्डी को फैसला करने दीजिए कि 100 खून माफ कर देंगे, सारा वो कर देंगे, बस बना दीजिए। वहां वो नेता तय कर रहे हैं, ये बैज साहब छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी तय कर रहे हैं नेता। हेमंत भाई, भाजपा के भीतर नेता तय करने के अपने नेता जो 2-4 नाम कहीं गिन लेते तो हमको लगता कि हाँ अपने नेताओं के नाम याद है इन लोगों को। आशीष भाई नमस्कार आपको, आप सारे दर्शक साथियों को भी। एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, एक सीईओ होते थे मोदी जी के बड़े चहेते, उन्होंने एक बड़ी महान बात कही थी, कई दिन तक चली थी, आप और मैं भी जुटे हुए थे उस पर, टू मच डेमोक्रेसी। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में टू मच डेमोक्रेसी हो गई और सब के आगे खुला मैदान, जो मर्जी आए, कोई पार्टी अनुशासन नहीं, कुछ नहीं, कोई वाली वारिस नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, सरे हम जो खुले हम चौके छक्के मार रहे, किसी से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि उनको अपना वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट लड़ाना है नहीं लड़ाना है, वो तो चुनाव का शेड्यूल आएगा तब बात होगी। अभी तो केवल पद खाली हुआ है, उसके लिए इंडिया अलायंस अलग चीज है, कांग्रेस अलग चीज है, मिलकर लड़ेंगे क्या करेंगे। उससे पहले ही
जो इस तरह की जो चीज है, जो ये श्रीमान दीपक वैद साहब कह रहे हैं, बड़े क्रांतिकारी नेता ही। हिंदुस्तान में जो सबसे इनएक्टिव शब्द यूज कर रहा हूं, उसकी हिंदी थोड़ा देखिएगा आप, सबसे निष्क्रिय जो कांग्रेस पार्टी के वो हैं प्रदेश अध्यक्ष, ये महोदय उनमें से एक, माननीय दीपक वैद जी। और ये बेसिकली 2023 में अध्यक्ष बने थे पार्टी के। अगर आप कहो तो मैं एग्जैक्ट डेट भी बता देता हूँ कि किस दिन बने थे। ये बने थे अपने, इन्होंने टेक ओवर किया था 12 जुलाई 2023 और मोहन मरकम की जगह पर ये आए थे, आदिवासी नेता है बस्तर के। और ये 6 जून 19 से लेकर 24 तक एक बार एमपी रहे हैं बस्तर से, और 2 बार चित्रकूट से 2008 से 2019 के बीच में एमएलए। आदिवासी नेता है। तो कांग्रेस पार्टी आपको पता है वो आदिवासी कार्ड खेलती है। तो टू मच डेमोक्रेसी होगी कि ये लगातार चल रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में जो इन्होंने अभी ज्ञान दिया मोदी जी को कि कितना बढ़िया प्रदर्शन बीजेपी करती है छत्तीसगढ़ में, 11 में से 10, 11 में से 9, 11 में से 10। तो इनकी तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। अब ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, आशीष भाई इसको बिटवीन द लाइन्स देखते हैं, बीजेपी में राजनाथ की या किसी पूरी पार्टी लीडरशिप में किसी का औकात है कि मोदी जी को ये कह दे कि किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना है या किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है? किसी की है मजाक? कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष सर्विंग अपनी पार्टी से पूछे बिना कि वो चुनाव लड़ाएंगे या नहीं, वो ये कह रहा है कि आपको ये बनाना चाहिए। बाकायदा भाई ने नाम भी बता दिया। नाम क्या बताए? रमेश बैस का बता दिया, 7 बार के एमपी, किन किन राज्यों के राज्यपाल। उससे भी मामला नहीं जमा तो रमन सिंह, जो इनके धुर विरोधी होने चाहिए, 2 बार के एमएलए है भाई। बीजेपी की जो सीएम रहा, आज वो स्पीकर है विधानसभा का, उसको ये कह रहे हैं कि उसको बना दे वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद नंदकीराम कंवर को कह रहे हैं, उसके बाद धर्मलाल कौशिक को कह रहे हैं। यानी कि अब कांग्रेस ही बताएगा प्रदेश अध्यक्ष मोदी को कि तुम्हें किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना है। तो अपने आप में ये चुटकुला है। कांग्रेस में उसकी कितनी चलती है नहीं, लेकिन मोदी को तो कह ही सकता है। अब सवाल राहुल गांधी का है। इन महोदय के कुशल नेतृत्व में, ये मैंने बताया आपको जुलाई 23 में बने थे। इनके कुशल नेतृत्व में पहले लोकसभा हारे, फिर जीता हुआ विधानसभा हारे, और मोदी जी, अपने राहुल गांधी जी ने आज तक इनको हटाया। जब आपने कहा कि इस चिट्ठी पर अपन करेंगे स्टोरी, तो मैंने रायपुर में 1-2 साथियों से बात की पत्रकारों से, तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में कई ऐसे स्टेट प्रेसिडेंट जो सबसे इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, तो ये उनमें सर्वे सर्वा सबसे आगे है। और इनको केवल इसलिए नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने भूपेश बघेल के साथ अपनी वो कर ली। तो कहने को ये अध्यक्ष है, बाकी सारा काम भूपेश बघेल देखते हैं। तो कांग्रेस में ऐसा बहुत होता है, पता है। पहले ये एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन जब भूपेश बघेल को ये लगा कि यार अभी तो बन ही गया है, तो उन दोनों ने अपना कर लिया। अब जो भूपेश बघेल चाहते हैं वो ये करते हैं। तो कांग्रेस में जिसकी बात राहुल गांधी घूम घूम के करते हैं, गुजरात में जाके कहते हैं स्लीपर सेल है, बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो तमाम राज्यों के अंदर है ऐसे। ये कोई अकेले नहीं। अब आप देखिए, चलिए ये तो अध्यक्ष आदिवासी है, सारी बात है। तो तेलंगाना के सीएम को ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्या उन्होंने पार्टी पर, क्या उन्होंने खड़गे साहब से पूछ लिया? क्या उन्होंने राहुल गांधी से पूछ लिया, या स्वतः स्फूर्त कर दिया? अभी अभी बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा से रिटायर होकर के गए राज्यपाल से, उनकी जगह दूसरे राज्यपाल आए वेस्ट बंगाल से। तो कांग्रेसियों को क्या जरूरत पड़ी है कि उनको राष्ट्रपति के लिए सजेस्ट करें? और ये पार्टी अनुशासन कहां बच गया? जब पार्टी तय करेगी कि हमने क्या करना है, तो तुम भाजपा के शुभ चिंतक हो, आपका, जैसे आपने कहा चिट्ठी के आखिर में लिखा आपका क्या? तो मैंने पूछा कि ये किस तरह के अध्यक्ष है दीपक वैद? उन्होंने कहा कि साहब दिल्ली से कोई चिट्ठी आ जाए तो भूपेश बघेल से बात करके वो कार्यक्रम कर देते, कोई धरना प्रदर्शन टाइप, वरना ना कहीं संगठन में सक्रिय है ना कुछ और। जबकि राहुल गांधी का फोकस किस बात पे है कि संगठन को बहुत सक्रिय किया जाए। छत्तीसगढ़, आशीष भाई, एक ऐसा राज्य है जो कांग्रेस पार्टी का संगठन लगातार चुनाव हारने के बाद भी बहुत मजबूत रहा है, बहुत अच्छा काडर है। आपको पता है पूरी जो पार्टी की लीडरशिप थी वो एलिमिनेट कर दी थी छत्तीसगढ़ में। उसके बावजूद भी वहां पर पार्टी का संगठन सदा से मजबूत रहा है। ऐसे आदमी को चुनाव में हार के बाद भी अध्यक्ष कायम रखना, इससे राहुल गांधी क्या साबित करना चाहिए? टू मच डेमोक्रेसी। बने रहेंगे, हारे चाहे जीते, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। इसका दूसरा उदाहरण हरियाणा देख लीजिए। अक्टूबर में चुनाव हारे थे, उदय भान आज भी अध्यक्ष, क्या करते हैं पता नहीं। सीएलपी लीडर आज भी नहीं है हरियाणा। अक्टूबर से लेके आज जुलाई आ गया, खत्म होने वाला जुलाई, तो आप सोच लीजिए कि 9 महीने से अध्यक्ष नहीं और सीएलपी लीडर नहीं। तो प्रदेश के अंदर नकारा भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी कहां? पीसीसी प्रेसिडेंट निष्क्रिय है और सीएलपी लीडर है। तो आप क्या साबित करना, आप कहां लड़ रहे हैं?
राहुल गांधी चंडीगढ़ आए, उन्होंने बहुत जबरदस्त नसीहत दी, सारी बात दी, मीटिंग की सबसे, और ये कहा कि 30 जून तक हम संगठन बना देंगे। हरियाणा में 10-12 साल से संगठन नहीं है, पार्टी का जला देखी नहीं, नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता बचे ही नहीं, सारे नेता है। तो हरियाणा के अंदर संगठन नहीं है। राहुल गांधी ने स्पेसिफिकली आके वहां ये कहा कि 30 जून तक हम आपको सारा संगठन बना देंगे। आज कितनी तारीख है? 25 जुलाई। आज तक कोई संगठन नहीं बना। गुजरात जाके क्या कह रहे थे कि नाचने वाले घोड़े और लड़ने वाले घोड़े और युद्ध वाले और बारात वाले। क्या हुआ? जब दीपक बैज को चुनाव दोनों हारने के बाद भी आप अध्यक्ष कायम किए हो, उदय भान को भी कायम किए हो, तमाम लोग ऐसे बैठे, संगठन बन नहीं रहा है, किस चीज से लड़ोगे आप? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी बिना सेना के सेनापति हो? कई बार मुझे ऐसा लगता है। और जो सेना में उन्होंने भर्ती कर रखे हैं वो मोदी जी के चेले हैं। तो अभी मैंने किसी साथी से पूछा कि क्या मामला है इनका, तो उसने बताया कि इसको हटाने के लिए कई बार प्रयास हो चुके हैं, कई बार प्लान चला कि इनको हटा दो, ये निष्क्रिय है। फिर वो जो भूपेश बघेल को इससे बढ़िया क्या सूट करेगा कि भाई सीएलपी भी उनके पास और पीसीसी भी उनके पास, इससे बढ़िया कोई स्थिति हो नहीं सकती, विन विन स्थिति। तो क्षेत्रीय शत्रपों के दबाव में कोई किसी की गोदी में बैठा है, कोई किसी की गोदी में बैठा हुआ है, और राहुल गांधी की गोदी खाली है, वो अकेले ही घूम रहे हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आपने ये बना रखी है ना, ये स्लीपर सेल कहते हैं आप उसको, मैं उसको आत्मघाती दस्ता कहता हूँ। अब पता नहीं मुझे यूट्यूब उस पर आपत्ति ना करके काट कूट दे उसको कहीं, तो आत्मघाती दस्ता है, हरावल दस्ता जिसको आप बोलते हो, कि बैठे पार्टी में है, मोदी को ये बता रहे कि जी आपको 11 में से 9 सीट मिली थी, देखो फिर 10 मिली थी, अब फिर 9 मिली। तो मोदी को नहीं पता इस बात का। और मोदी को किसको उपराष्ट्रपति बनाना है, बीजेपी में तो किसी की हिम्मत नहीं बताने, गुरु और चेला दोनों है, वही तय करते हैं। और कांग्रेस वाले बता रहे हैं, उधर रेवंत रेड्डी बता रहा है, यही ये बता रहे हैं। तो आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कैसे हाथ हो गई, जिनको यही समझ नहीं है कि नेशनल पार्टी है, इसकी एक नेशनल लीडरशिप होती है, इसके अंदर एक पॉलिसीगत फैसला होता है कि भाई अपना कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये उपचुनाव होगा। राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का जो बचा हुआ कार्यकाल उसके लिए होगा, पूरे 5 साल के लिए नहीं। तो कांग्रेस पार्टी को कॉल लेनी है उसमें। राहुल इससे पहले सोचना शुरू करें, चुनाव आयोग इससे पहले कोई कार्यक्रम तय करे उपराष्ट्रपति के चुनाव का। 2 भाइयों ने उपराष्ट्रपति दे दिए बीजेपी को, दे दिया। ठीक है ना। और मोदी जी को ऐसे दुर्दांत प्रतिभाओं की तो बड़ी सख्त जरूरत है जो उनको बता सके भाई पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है, बाहर वालों की तो है। तो रेवंत रेड्डी ने कर दिया, इन्होंने कर दिया। अब राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि वो जो कहते हैं कि ये सारी चीजें मैं पहचानता हूं, संगठन में दिक्कत है, और तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? एडमिशन तो ठीक है, एडमिशन कर लिया आपने कि हाँ गड़बड़ है, एडमिशन करते रहो, सॉल्यूशन मत करो, तो ढाके वही 3 बात है। और यही कांग्रेस की आज सबसे बड़ी त्रासदी है। आप देखिए बीजेपी ने जितने भी मुख्यमंत्री बनाए हिंदुस्तान के अंदर 2014 के बाद, किसी को कोई जानता है क्या? किसी को भी? वो इसीलिए बनाए और ऐसे ही अध्यक्ष बनाए जिनको कोई नहीं जानता। लेकिन संगठन को, मोदी की जो दिल्ली की टीम है, वो संगठन को दिन में 24/7/365 लगातार एक्टिव रखते हैं। कभी कोई इवेंट, चाहे उनको मन की बात सुनानी पड़े, सबको सुनते हैं ना सारे, आपने देखे होंगे बहुत समूहों में बैठ के, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री, संगठन सब सुनते हैं। यानी कि वो अपने संगठन को खाली ही नहीं बैठने देते, बैक टू बैक प्रोग्राम्स, इवेंट्स, ये वो। और बीजेपी के किसी स्टेट के अंदर आपने ये नहीं सुना होगा मोदी कहने के बाद कि उसका संगठन निष्क्रिय है, संभव नहीं। वो तो पन्ना प्रमुख तक चले गए आशीष भाई। तो एक वो लोग हैं जो सत्ता में होते हुए भी सत्ता को किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते, और एक कांग्रेस है जो चुनाव हारने के बाद भी मोदी जी को याद दिला रही कि आप कितनी सीटें हैं और आपको छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व देना चाहिए। सर्विंग मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि आपको बंडारू दत्तात्रेय को बनाना चाहिए। तो मोदी जी के, उसका, राहुल गांधी के अनुशासन का क्या होगा? पार्टी लाइन कहां बचा? तो ये तो टू मच डेमोक्रेसी है ना, कि जिसके जो मर्जी आए कर दो, कोई पूछने वाला नहीं। ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी की वो फॉल्ट लाइन्स है जो आज कांग्रेस की जो आज हालत है उसका एक बड़ा कारण है। राहुल गांधी को सारे कामों के साथ साथ सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना पड़ेगा। जब संगठन नहीं है, सेना नहीं है, तो सेनापति वो और खड़गे साहब किस चीज के सेनापति, ये बात देखनी पड़ेगी। और निष्क्रिय अध्यक्ष तो किसी भी काम का नहीं, इससे अच्छा तो ना ही हो। और जो बीजेपी को सलाह दे उसका तो आप क्या ही करेंगे। तो अपने कह रहा राहुल गांधी को मुबारक, इस तरह का संगठन में उनके लोग हैं। 10-10 महीने तक सीएलपी नहीं है। हरियाणा के अंदर आशीष भाई आज ऐसी स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के, सड़कों पे पानी से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, बदबू मार रही है, पूरे हरियाणा सड़ रहा है, कोई विपक्ष नाम की चीज ही नहीं।
बयान दो, छुट्टी करो। क्यों नहीं? प्रदेशाध्यक्ष को पता है यू आर ऑन हिज वे आउट, सीएलपी लीडर है नहीं, संगठन है नहीं, फिर कांग्रेस का है। ये चीज नहीं सोचते क्या राहुल गांधी? और हरियाणा भी वही प्रदेश है जिसने अपने हाथ में आई हुई थाली सत्ता की उसको गवाया, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में। उसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी पोटेंशियल स्टेट्स को ध्यान नहीं दे रहे और सर्विंग चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहा है, तो उनको निश्चित तौर पर सोचना चाहिए कि पार्टी में हो क्या रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य मुझे बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा-सीधा दिखते हैं ऐसे। राजस्थान भी उसमें से एक है, जिसमें कांग्रेस कितना भी चुनाव हारी हो, खासकर राजस्थान तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि 5-5 साल पे आते-जाते रहे वसुंधरा और अशोक गहलोत। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 2 राज्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, जहां पर मतलब 15-15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी कांग्रेस ऐसा नहीं किसी पॉकेट में मजबूत रही हो। पैन छत्तीसगढ़ और पैन मध्य प्रदेश, कांग्रेस मजबूत है, आज भी मजबूत है हेमंत जी। हाँ, इतने लेकिन साल बाहर बड़ी रहने के बात बाद। ये है, आज भी मजबूत है। बड़ी बात यह है कि देखिए आप, मतलब एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जिसने 2-2 चुनाव में मट्टी पलीत कर दी पार्टी की, उसको तो कुर्सी पोजीशन ही छोड़ के चले जाना चाहिए था, नैतिक जिम्मेदारी लेकर के। लेकिन जहां पे नैतिकता नहीं होती है, वहीं पे भाजपा होती है, इसीलिए भाजपा के साथ है। समझिए, ये साइकोलॉजी, फिर मनोविज्ञान मैं राजनीति में जो जोड़ता हूँ, जहां नैतिकता नहीं वहां भाजपा। इसका मतलब ये भाजपाई माइंडसेट का आदमी है 100%। दूसरी बात, दर्शकों में से तमाम दर्शक, ये क्योंकि हम लोग बिटवीन द लाइन बात करते हैं, तो दर्शक भी कई बार बिटवीन द लाइन हमसे सवाल कर सकते हैं। और मुझे एक आशंका है, इसलिए उस सवाल को हम ला रहे हैं, उसका भी समाधान करेंगे। वो ये कह सकते हैं कि ये लोग मोदी को फंसा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से अब मोदी नहीं देंगे तो छत्तीसगढ़ में मोदी के खिलाफ एक भावना डेवलप होगी कि देखो छत्तीसगढ़ को मोदी ने इग्नोर किया है। तेलंगाना से नहीं देंगे तो तेलंगाना में एक भाजपा के खिलाफ एक मानस बनेगा कि देखो तेलंगाना के साथ मोदी ने अन्याय किया है। ये छोड़ दीजिए, मोदी इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। खुद कहा प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सीट गिनाई, 10 जीता, 11 जीता, 9 जीता, 10 जीता। जब वो 2000 से सन 2000 से जीतते चले आ रहे हैं और एक राज्य मंत्री बनाते हैं वहां से खाली, तो फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि इससे नैरेटिव बना लोगे? इससे आप कांग्रेस का नैरेटिव बिगाड़ोगे। अगर राहुल गांधी के कुछ सलाहकार राहुल गांधी को ये समझा रहे हो कि नहीं ऐसे ऐसे प्रदेशों में बोला जाएगा, तो हर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा। आप बता दो ना, जगदीप धनखड़ को हटा दिया, कितने जाट नेता खड़े हो गए जगदीप धनखड़ के साथ, बताइए, बेइज्जत करके हटाया है। ये नैरेटिव वैरेटिव की खुशफहमी में मत रहे कोई भी। उसके अलावा एक बात और, राहुल गांधी, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी के विचार, राहुल गांधी का विजन, राहुल गांधी की ईमानदारी, ये देख के राहुल गांधी पर पता नहीं क्यों तरस सा आता है। और आखिर क्या वजह है, मैं हेमंत भाई आपसे भी निवेदन करूंगा, कई बार हम लोग की चर्चा होती है, हम बाहु भी बैठते हैं जब, मतलब इससे डिबेट से बाहर, तब भी कि ये पता करें कि आखिर राहुल गांधी क्यों ऐसे माहौल में या तो खुद ही घर बैठ जाए कि जाओ भाई तुम ही लोग चला लो, और नहीं तो इन सबको एक लाइन से गेट आउट। अब बताइए, आशीष भाई, नरेंद्र मोदी को देखिए, वो आदमी उपराष्ट्रपति जिसने 3 साल सारी नैतिकता, सारी मर्यादा ताक पे रख करके अलमारी में बंद कर दिया और मोदी के और भाजपा के इकोसिस्टम के हिसाब से काम किया। उस आदमी को हटाने में, अपमानित करके हटाने में 1 दिन का वक्त नहीं लिया, 1 दिन का वक्त नहीं लिया। और आप चारों तरफ चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, हैं? ये साबित करने में लगे हो कि देखो राहुल गांधी आज भी ईमानदार है, विजनरी है, जबकि चारों तरफ से वही चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, चारों तरफ भुजंग से लिपटा हुआ हूं लेकिन मैं ईमानदार हूं। इससे देश को क्या मिलेगा साहब, हेमंत भाई? आशीष भाई, मेरी और आपकी एक समस्या है, कोई तो हमें कांग्रेसी कहने लग जाता है, कोई हमें संघी कहने लग जाता है, कोई हमें भाजपाई कहने लगता है। एक दिन तो एक भाई ने कमाल ही कर दिया, मैं एक टीवी शो पे था, मैं ये बताऊंगा आपको क्यों कह रहा हूं, एक टीवी शो पे था, तो लंबी डिबेट थी प्राइम टाइम में शाम को,
तो उसके एक प्रवक्ता फर्स्ट हाफ में था, दूसरा प्रवक्ता सेकंड हाफ में आया। तो पहले प्रवक्ता ने कहा कि हेमंत अत्री भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने जवाब दे दिया। सेकंड जब ब्रेक के बाद वो दूसरा प्रवक्ता आ गया, तो फिर सवाल जवाब हुए। तो अगले प्रवक्ता ने कहा कि हेमंत अत्री कांग्रेस की बात बोल रहे हो, कांग्रेस की बात बोल रहे हो। तो मैंने कहा यार तुम दोनों एक बार बात की तय तो कर लो, मैं केवल देश की बात कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ना भाजपा की बात कर रहा हूँ। अब आपके सवाल पे आता हूँ, जैसे ही मैं इसका जवाब दूंगा कई कांग्रेसी अपने दोनों पे पिल पड़ेंगे, लेकिन उससे बहुत कोई चिंता का विषय नहीं है, हमारा तो काम ही है। हकीकत आशीष भाई, हकीकत भाई इशू समझिएगा क्या है, और आप इस बात को जानते हैं अच्छे से। एक कुशल सर्जन क्या होता है? सर्जन होता है जो किसी चीज को डायग्नोज कर ले और फिर बढ़िया उसकी सर्जरी करके दिखाए। राहुल गांधी ऐसे सर्जन है जो डायग्नोज परफेक्ट करते हैं, परफेक्ट, लेकिन सर्जरी करते ही नहीं, सर्जरी करना भूल जाते हैं। डायग्नोज बता के कि आशीष भाई ये प्रॉब्लम, मेरे यहाँ स्लीपर सेल है, मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ बारात वाले हैं, मेरे यहाँ जंगी घोड़े हैं, तब आप सारी चीजें बता देते हैं। तालियां बहुत मिलती है, संगठन बड़ा खुश होता है कि ओहो तुम्हारा नंबर आने वाला है। और बाद में पता लगता है कि वहां दीपक वैद, उदय भान, पता नहीं ऐसे ऐसे कितनी दुर्दांत प्रतिभा है, चुनाव हारने के बाद भी अध्यक्ष बने हुए या पद खाली पड़े। समस्या क्या है आशीष भाई? दो तरह की समस्या। कांग्रेस पार्टी में एक प्रॉब्लम है राहुल गांधी की अपनी टीम, उनकी जो खुद की टीम है वो उन तक जो लोगों की सीमित पहुंच, यानी कि हर बात राहुल गांधी को जो पता होनी चाहिए वो टीम तक रह जाती है, और टीम अपने हिसाब से फिल्ट्रेशन करके उसको यूज, मिसयूज, रिफ्यूज, डिफ्यूज, कंफ्यूज कुछ भी करती है। ठीक, स्टेट्स के अंदर शतरफ इतने, जिस भी प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक दो बार सत्ता में रहेगी, वहां का जो पूर्व मुख्यमंत्री है या सर्विंग मुख्यमंत्री है वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वो ना तो संगठन की परवाह करता है, जब तक सीएम रहता है तब तक तो सरकार है, और वो 5 साल में ऐसा हाल कर देता है कि संगठन कहीं का रहता ही है। हरियाणा में 2014 में कांग्रेस की सरकार गई थी, आज कब है 2025, कहां है संगठन? उसके बावजूद आपने हरियाणा में देखा कि 70 सीटें आनी थी, जो माहौल था, कहां टिकाई आपने ले जाकर? क्यों? बीजेपी ने जीती चुनाव, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने जो खेल किए नहीं किए छोड़ दो उनको। यहां कांग्रेस चुनाव हारी, बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस ने प्लेट में रख के दिया। सेम इज द केस इन छत्तीसगढ़। आपने देखा, आपने बिल्कुल सही कहा, मध्य प्रदेश में देखा, आपने राजस्थान में देखा, महाराष्ट्र में चोरी पकड़ी गई बीजेपी की ब्लैटेंटली, कि उन्होंने वोटों में जो खेल किया और सारा खेल। तो राहुल गांधी ने डायग्नोज करके बता दिया, ठीक है, टू दैट एक्सटेंट हमने प्रशंसा भी की कि भाई पहला नेता है जो अपनी पार्टी की कमजोरियों को मानता है, अपनी नीतियों के लिए माफी भी मांगता है। आज भी उसने कहा, राहुल गांधी ने आज क्या कहा ओबीसी सम्मेलन में, कि मुझे ओबीसी के इश्यू समझने में मेरी गलती होगी, मुझे 10-11 साल पहले ये सब इश्यूज करने चाहिए। चलो स्वीकार करते हैं, लेकिन सवाल ये है आशीष भाई कि स्वीकारोक्ति से पार्टी नहीं चलती, नहीं चलेगी, पार्टी तो सर्जरी से चलेगी। आपकी पार्टी को सर्जरी चाहिए। डायग्नोज ठीक आपने कर दिया, लेकिन वो सर्जरी कब करेंगे? और अकेले डायग्नोज से तो बीमारी तो ठीक नहीं होती। जो फुंसी थी आपने डायग्नोज कर दी कि ये भाई ये इन्फेक्शन, अगर उसका इंसिजन होना है, IND होनी है, जो भी होना है, अगर आप वो नहीं करोगे तो वो नासूर बन जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे नासूर हैं जो ना तो किसी और को आने देंगे और खुद कुछ करेंगे, और तमाम लोग ऐसे जिनके ऊपर CBI ED का प्रेशर है, जांच एजेंसियों के चले हुए, तो वो चाह के या ना चाह कर भी बीजेपी के एजेंडे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। कैसे? या तो बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो दुर्गति बोलेंगे, जैसे आज इन भाई साहब ने बोल दिया, दीपक बैज ने, इनको क्या जरूरत पड़ी थी वाइस प्रेसिडेंट की? चलो ये आदिवासी नेता है, जो भी सर्विंग चीफ मिनिस्टर, क्या जरूरत थी बुड्ढा तरह को बढ़ाने? सोचिए, आप लोकल गैलरीज को तो खेल रहे हो, लेकिन आपकी पार्टी का अनुशासन कहां है? आपकी लीडरशिप कहां जाएगी? भाई सर्विंग चीफ मिनिस्टर तो बहुत बड़ा होता है। बीजेपी के किसी सर्विंग चीफ मिनिस्टर ने सुना आपने कोई राहुल गांधी को सलाह दी है कभी आज तक? क्यों देगा कोई? आप अपना संभालो, वो अपना संभाल रहे। तो ये कांग्रेस पार्टी की त्रासदी है आशीष भाई, कि खड़गे साहब जितना बढ़िया काम कर रहे हैं उस उम्र में, और राहुल गांधी का जो पूरे का पूरा जो एक भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो सारा बना, उसको फील्ड में एग्जीक्यूट करने के लिए तो टीम चाहिए ना आपको, उन जैसी टीम। लेकिन उन जैसी टीम नहीं है। जो पुराने अजगर बैठे हैं वो पदों पर कुंडली मार के बैठे हैं, नयों को आने नहीं देंगे, खुद कुछ करेंगे नहीं। परिणाम आपके सामने है, भाजपा राज कर रही है, इतनी सी बात। ये करती रहेगी, सब जगह है। आपने गिनाया महाराष्ट्र छोड़ा, आपने खाली खेल की बात की, महाराष्ट्र में भी
खेल के बाद आज की हालत बताएं, कांग्रेस के जो लीडर हैं सीएलपी वडेट्टीवार, आप चले जाइए, कभी सेशन चल रहा हो चले जाइए, फडणवीस वाले कमरे में बैठे मिलेंगे। हाँ तो ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत है इसमें? पता है क्यों? उनके क्या बड़े दिक्कत है? बहुत कारोबार है, उनका बहुत सारा कारोबार हाँ है। हाँ तो ठीक है, तो रोज उनकी कोई ना कोई फाइल जो है, अपना कोई ना कोई काम उनका रहता है, सही। तो वो काम निकल जाए, बाकी कौन सा है? कौन सी इसी को कांग्रेस? हाँ, इसी कहते हैं राजनीतिक समरसता। सामाजिक समरसता भले देश में न रहे, राजनीतिक समरसता होनी चाहिए। और संघ का तो पहले से एजेंडा है, संघ समानता की बात नहीं करता है, समरसता की बात करता है। समरसता और समानता का बहुत बड़ा खेल है, वो अलग विषय है। खैर, ये जो आज हमने चर्चा की है, मैं फिर कहता हूं, अगर बुरा लगे कांग्रेस के लोगों को तो लगता है। हमें इस एक वीडियो के लिए फिर आप कोई कह दे कि जो सब संघी हैं, ये भाजपा समर्थक हो गए हैं, इनके पास भी कल रात में आ गया है फोन, तो भी कहता रहे। लेकिन कांग्रेस की कमजोरी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस की कमजोरी है, और इस कमजोरी को दूर न कर पाने के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। बहुत सही बात जो लाइन थी वो बहुत जबरदस्त थी कि डायग्नोस करना। डॉक्टर वही सबसे काबिल डॉक्टर माना जाता है। आप सोचिए, सबसे काबिल डॉक्टर पता है कौन होता है? जो दवाई लिखता है महंगी, वो नहीं, जो बीमारी डायग्नोस करता है। हमेशा कहा जाता है डायग्नोस जो कर ले, आप उस डॉक्टर के पास जाइए जो आपकी बीमारी पकड़ ले। पकड़ लिया तो इलाज तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो लिखा है कि इस बीमारी में ये डायग्नोसिस पे ये ट्रीटमेंट होगा। राहुल वो डॉक्टर हैं जो बीमारी पकड़ चुके हैं, लेकिन पता नहीं इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या मजबूरी है? मैं तो ये विषय जानना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है। कोई नहीं साथ है, सारे के सारे जो है। अब जयराम रमेश, फिर आखिर में चर्चा मैं 30 सेकंड में, और जयराम रमेश, यही मैं कहा था, धनखड़ ने बहुतों को एक्सपोज किया है, हालांकि उनको पहले हम लोग बहुत बार उन पे कर चुके हैं एपिसोड। जयराम रमेश ने धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो लिखा था, पोस्ट जो किया था, वो पोस्ट आप लोग 4 बार पढ़िए। देशभक्त, महान देशभक्त, और क्या क्या मतलब देशभक्त, देश के लिए कितना काम किया उन्होंने, सत्ता पक्ष और विपक्ष को हमेशा एक बराबर रखा उन्होंने। आप बताइए, इस देश के जितने मतलब इस समय दर्शक हमारे हमको देखे वीडियो, जिस आदमी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपने लाया, पक्षपात पूर्ण तरीके से सदन चलाने का आरोप लगाया, रोज लगाया, जिस आदमी ने आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपमानित किया, एक बार नहीं कई बार किया, उसको आप कह रहे हो कि आप सत्ता पक्ष विपक्ष को एक बराबर चला रहे थे। देश के लिए बहुत उन्होंने योगदान दिया, काम किया। ये किसने कहा? जयराम रमेश ने। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने कांग्रेस को पंचर कर दिया कि कांग्रेस आगे कुछ भी बोलने के पहले 4 बार सोचे। जयराम रमेश ने ऐसा स्टैंड लिया। किससे पूछा था? खड़गे साहब से पूछा था जयराम रमेश ने? राहुल गांधी से पूछा था कि इस पर क्या स्टैंड होगा? पूछा था क्या? नहीं, क्योंकि टू मच डेमोक्रेसी जो कहा हेमंत जी ने, इसको टू मच डेमोक्रेसी के बजाय मैं इसको अराजकता कहूंगा। ये कांग्रेस में अराजकता है। डेमोक्रेसी आपको आपको जैसे कहते हैं ना कि मूल अधिकार, संविधान में एक मूल अधिकार है और एक मौलिक कर्तव्य है। तो डेमोक्रेसी ज्यादा भी हो जाए तो डेमोक्रेटिक जो व्यक्ति होता है ना, वो मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करता है कि हमको अधिकार ज्यादा है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि इसका मिसयूज न करें। जब अराजकता होती है तो मिसयूज शुरू होता है। ये कांग्रेस के भीतर की अराजकता है। इस अराजकता पर लगाम नहीं लगी तो नरेंद्र मोदी अनवरत ऐसे ही संविधान और लोकतंत्र को मनचाहे तरीके से घुमाते रहेंगे, ऐंठते रहेंगे। इजाजत दीजिए हमें। हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय था। फिर मिलते हैं। नमस्कार।